वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ जो है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक बने हैं, जो बन सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो उसी में आज हमारा टॉपिक नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें हम चैप्टर देखने वाले हैं मोशन एंड टाइम। और वो हम देखेंगे न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 6 है, उसमें आप देखेंगे ये चैप्टर इस बार इंक्लूड हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से इंक्लूड हुआ है। तो पहले ये जो टॉपिक नंबर 9 की जो क्लास होगी, इसमें हम जो क्लास 6 में पूरा चैप्टर दिया है वो देखेंगे। और इससे अगली क्लास जो कल आएगी, उसमें हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं अब तक और क्या बन सकते हैं वो देख लेंगे। तो क्योंकि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, मैंने कहा था कि जो जो नए टॉपिक डिफरेंट हैं और ऐड हुए हैं, उन सबको हम इन क्लासेज में जो है वो इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ये अभी तक हमने नहीं किए हैं। उसके अलावा देखिए, ये क्लासेज आपको बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर ये क्लासेज आप एग्जाम में देख के जाते हैं, तो मैं समझती हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्जाम में होगी। देखिए, अगर आपको नोट चाहिए साइंस पेपर 2 के लिए, उसके रिगार्डिंग आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। सारे नोट, सारे PYQ और ये जो न्यू चैप्टर्स होंगे जो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के, जब ये सारे न्यू चैप्टर्स हो जाएंगे, उनकी कंबाइंड PDF भी आपको जो है न्यू साइंस बुक की क्लास 6 की वो भी मिल जाएगी। बाकी जो नोट्स थे वो तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे हम अपना क्लास 6 का जो चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदी को भी इंक्लूड कर लिया है, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली ये चैप्टर है कि कैसे हम जो लेंथ होती है उसको मेज़र करते हैं, लंबाई को कैसे मापते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि मोशन क्या होती है, गति क्या होती है। देखिए, स्टार्टिंग जो एनसीईआरटी में हुई है वो इस तरह से हुई है कि जो पहले टाइम के लोग थे, वो अपनी जो लेंथ होती थी वो किस तरह से मापते थे। वो हाथ की लंबाई के थ्रू भी उसको मापते थे। पीपल मेजर क्लोथ बाय द लेंथ ऑफ देयर आर्म। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं कि स्टार्टिंग में इस तरह की चीज़ें होती थी। फार्मर जो होता, जो किसान है, वो अपने खेत की जो क्यारियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए क्या करता था, अपने कदमों को गिनता था, या कभी कभी क्या करता था, अपने जो क्या कहते हैं उसके पैर हैं, उनके पंजे की लंबाई का भी उपयोग करता था। फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड, मतलब क्यारियों में बनाने के लिए वो क्या करता था, वो वॉक करता था और कितने कदम वो चला, अपने कदमों की संख्याओं को गिनता था। और इवन दे यूज द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मेजर, इवन वो क्या करते थे, अपने पैर की पंजे की जो लंबाई है उसका भी उपयोग करते थे। तो इस तरह से पुराने टाइम में क्या होता था, लोग अपनी चीज़ों को जो थे वो मेज़र करते थे। उसके बाद बताया गया है एनसीईआरटी में कि हैंड स्पैन जो होता है, आपने देखा होगा, ये हम भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको नीचे दिख रहा है, टेबल में जो है आप देख सकते हैं किस तरह से उंगली से जो है आपकी दोनों उंगलियों से मेज़र करा जाता है। और ये आज भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं नापने के लिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यूजिंग हैंड स्पैन फॉर मेजरिंग टेबल। एनसीईआरटी में जैसे बच्चे, उनका एग्जाम्पल दिया कि कुछ बच्चे खड़े हो गए हैं, उन्होंने मिलकर क्या करा, टेबल को मेज़र करना शुरू किया अपने हैंड स्पैन से, जिसे हम हिंदी में बालिशत भी बोलते हैं, कि 1 बालिशत, 2 बालिशत, 3 बालिशत। तो इस तरह से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, सबने मेज़र किया क्लासरूम में टेबल को। और जब टेबल को उन्होंने मेज़र किया तो उन सबके हैंड स्पैन, क्योंकि क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, उनके हैंड जो है वो, उनकी लेंथ अलग अलग है, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी ने ये कहा 12 हैंड स्पैन, किसी ने कहा टेबल की जो लेंथ है वो 13 हैंड स्पैन है, 13 बालिशत है, 12 बालिशत है, 13, 14, 11। तो इस तरह से वो एग्जैक्ट पोजिशन पर नहीं पहुँच पा रहे थे। इसीलिए फिर क्या हुआ, आगे चल के स्टैंडर्ड यूनिट वो आए हैं। तो स्टार्टिंग एनसीईआरटी में इसी तरह से करी कि किस तरह से पहले जो है शुरुआत हुई, लेंथ कैसे मेज़र करते थे, और फिर हम कैसे करके जो स्टैंडर्ड यूनिट है उस पर कैसे पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए, सीधा सा एक एग्जांपल में बताया गया, जो आपको पॉइंट याद रखना होगा, क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है, आपसे पूछ सकता है बालिशत क्या है। देखिए, हिंदी में तो बालिशत है ही है, लेकिन इंग्लिश में भी एनसीईआरटी में बालिशत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे, ये पुराने टाइम में मेज़र करने की ही एक क्या है, आपकी यूनिट हम कह सकते हैं, जो आपकी ऑफिशियल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। लेकिन बालिशत क्या है, एक तरीका है चीज़ों को मापने का, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये याद रखेंगे। जैसे 4 ऑप्शन दे देता है कि 1 सेंटीमीटर दे दिया, 1 मीटर दे दिया, और 1 बालिशत लिख दिया, और एक आपका मिलीमीटर लिख दिया, तो पूछेगा कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो बालिशत आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ये आपका एक MCQ भी दे रखा है, जो न्यू बुक आई है आपकी सीटेट की, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 स्पैन। अब उन्होंने अंदाज़ा मान लिया बच्चों ने मिलाकर एक इक्विवेलेंट की जो लेंथ है टेबल की वो कितनी है, वो 13 हैंड स्पैन है, 13 बालिशत के समान है। तो उसमें आपको याद रखना होगा ये जो 13 है ये यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से नंबर है, और ये जो हैंड स्पैन है वो यहाँ पर क्या है, वो यूनिट की तरह काम कर रही है। जैसे मैं 10 सेंटीमीटर बोलती हूँ तो देखिए 10 क्या है, वो मेरा एक नंबर होता है, और ये सेंटीमीटर क्या है, वो मेरी यूनिट है। तो सेम ऐसी यहाँ पर भी बताने की कोशिश करी है। अगर कोई लंबाई 13 हैंड स्पैन बैठ रही है, 13 बालिशत के समान होती है अगर मेज की लंबाई, तो उसमें जो 13 है वो मेरी क्या है, वो मेरी संख्या है, वो मेरा नंबर है, और ये जो बालिशत है वो क्या है, मापन के लिए चुना गया क्या है, मात्रक है, वो मेरा यूनिट है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर बोला है कि लेंथ जो है वो दो टर्म में एक्सपेक्ट, दो पार्ट में बटी है। क्या है, एक नंबर होता है उसमें और एक यूनिट होता है। नंबर आपका जैसे 10 हो गया या 13 हो गया, और ये जो बालिशत है ये यहाँ पर क्या है, या फिर ये हैंड स्पैन यहाँ पर क्या है, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, यूनिट की तरह जो है वो काम कर रहा है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है आपके अंगुला का, कि जो फिंगर की विड्थ होती है हम यूज़ करते हैं मापने के लिए, ये जो अंगुली है या अंगुला है इसका जिक्र हुआ है कि पुराने ज़माने में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। देखिए 4 ऑप्शन बनाकर आपसे पूछ लेगा, एनसीईआरटी में दिया है। तो अंगुला हो गया, मल्टीपल ऑफ अंगुला हो गया, या क्या हो गया, धनुषा हो गया, या योजना हो गया। ये क्या है, आर द सम मेंशन यूनिट इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर। 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा आपसे, बताइए इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर में किस तरह के जो यूनिट्स थे वो यूज़ होते थे, किस तरह के जो मात्रक हैं उनका प्रयोग किया जाता था। तो आप याद रखेंगे अंगुला, मल्टीपल ऑफ अंगुला, बहुत सारी उंगलियों को मेज़र करके, मतलब लाइन बाइज लाइन मेज़र कर रहे हैं। धनुष हो गया या योजना हो गया, ये तरह की एक जो थी वहाँ पर मेज़र करने की मानक जो थे वो वहाँ पर थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मानकों का वर्णन है, जैसे उंगली हो गई, बहु उंगली हो गई, धनुष हो गया, योजन हो गया। उनका उपयोग जो है किसके द्वारा, कलाकृतियों द्वारा, वास्तुकला और नगर नियोजन में किया जाता था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आर यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। तो पूछ लिया जाए टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, आर्टिफैक्ट में पुराने लोग किस तरह के मेजरमेंट का यूज़ करते थे, किस तरह के यूनिट्स का यूज़ करते थे, तो वहाँ पर किसी भी फॉर्म में अगर ये 4 ऑप्शन में से कुछ लिखे हैं तो ये सारे वहाँ पर सही हो जाएंगे। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो आपको याद रखना होगा। उसके अलावा लास्ट में एनसीईआरटी में ये भी बताया है कि जो अंगुला है ये स्टिल अभी भी यूज़ करा जाता है, किसके द्वारा, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन पीपल जो होते हैं, क्राफ्ट पीपल होते हैं, लाइक कारपेंटर और टेलर। टेलर को देखा होगा आपने, वो कुछ इसी तरह से अभी भी अंगुली के थ्रू क्या करता है, मेजरमेंट जो है वो करता है। ये जो बढ़ई और दर्जी होते हैं, ये जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, आज भी उंगली का जो है वो प्रयोग करते हैं, अंगुल का जो है वो प्रयोग करते हैं मेजरमेंट के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये तो पुराने तरीके बता दिए कि किस तरह से पहले मेजरमेंट करते थे, लेकिन एक सही तरीका नहीं निकल के आ रहा था, क्योंकि सबके हाथ का जो लंबाई है वो अलग अलग है, तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता पाएंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर क्या निकल कर आया, फिर स्टैंडर्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट आया। तो क्या है, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज अडॉप्टेड नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये अपनाया गया। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली जो मात्रक प्रणाली है वो क्या है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली है, या इसे हम एसआई बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है मात्रों के रूप में इसे ही जाना जाता है। तो ये अब आपका एसआई की टर्म में कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो आपकी ली जाती है। जैसे आपको पता ही है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, एनसीईआरटी में साफ ऐसे लिखे हैं, बिल्कुल वहीं से उठाए हैं मैंने सारे पॉइंट्स, कुछ अपनी तरफ से नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है वो आपको पता है, मीटर होती है। और 1 मीटर कितने हिस्सों में होता है, 100 इक्वल डिवीजन में, 100 भागों में, 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक एक भाग को, प्रत्येक ईच डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो है उसको फर्दर 10 हिस्सों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पूरा 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 हिस्सों में इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। और उसका जो एक पार्ट है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। ये आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले बात किसकी हुई, मीटर की बात हुई। उसके बाद क्या बोला, मीटर को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 100 इक्वल डिवीजन में, और उसका एक एक डिवीजन, जो एक सिंगल डिवीजन होता है, एक जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका सेंटीमीटर कहला जाता है। सेंटीमीटर को भी 10 डिवीजन में बांटा जाता है, और उसका भी 10 में से एक छोटा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो आपका मिलीमीटर कहलाता है। तो मिलीमीटर में ये कहूँगी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ होती है, जो हमारी नॉर्मल
नॉर्मल स्केल में देखने को मिलती है। 1 मिलीमीटर लंबाई का वह सबसे छोटा मान है जिसे आप किसी जो नॉर्मल पैमाना होता है उसमें उपयोग करने के लिए माप सकते हैं। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं। अब ये वहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लेगा। तो याद रखेंगे 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर के बराबर होता है। या मैं ये भी बोल सकती हूँ 1 मिलीमीटर जो है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या मैं ये भी बोल सकती हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दे, बताइए 5 सेंटीमीटर है तो उसमें कितने मिलीमीटर होंगे, तो उसमें 50 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। 5 मिलीमीटर में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है चीज़ों को याद रखना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ मैं 2-4 क्वेश्चन और रख दूंगी। बाकी आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखिए। जो लार्जर लेंथ होती हैं, बड़ी बड़ी लेंथों को मापने के लिए, सड़कों की रोडों को मापने के लिए लार्जर यूनिट का, लार्जर मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम किलोमीटर में KM में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो किसके बराबर होता है, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक किलोमीटर का उपयोग करते हैं। और एनसीईआरटी में इस तरह से टेबल भी दी है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर जो है वो होते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक में बॉक्स के अंदर लिखा है कि पहले ज़माने में जो है लोग जो होते थे मापने के लिए इंच और फुट जैसे मात्रकों का भी प्रयोग करते थे। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। ये भी आपको याद रखना होगा। और एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है 1 इंच कितने के बराबर होता है, 1 इंच आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, बताइए 5 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे 2.54 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर देंगे तो आपको 5 इंच की जो वैल्यू है सेंटीमीटर में वो पता चल जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी ने इस चीज़ को बताया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हुए होंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखिए इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि अभी तो हमने सिंपल पैमाने की, सिंपल स्केल की बात कर ली, लेकिन यू कैन नॉट मेजर द ग्रिथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल। देखिए किसी वृक्ष के तने की मोटाई या अपनी छाती के आकार को मापने के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या होता है, दर्जी जैसे जो फीता होता है, लचीला मापन फीता, उसकी आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो होते हैं उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो अलग अलग तरह के टेप आपने देखा है वो आते हैं जो दर्जी यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। देखिए उसके बाद क्या बताया है एनसीईआरटी में, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया है। अगर आपको किसी पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उस केस में आपको याद रखना है द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। जैसे यहाँ पर ये दिया है, देखिए डायग्राम में, ये जब सपोज मैं पेंसिल का मापन कर रही हूँ 0 से, तो पेंसिल का मापन कहाँ पर कंप्लीट होगा, ये जो टिप है इसकी सीधे इसके अबव जो मेरी आँख होगी उस पर इसका मापन कंप्लीट होगा, ना कि इधर ना उधर। तो किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। If someone is trying to measure the length of the pencil by aligning it with scale, डैश करके दे देगा द पोजीशन ऑफ द आई शुड भी कैसी होनी चाहिए, वो बोल देगा बिलो, डाउन, अप, साइड। तो आपको याद रखना होगा पोजीशन जो हमारी आंखों की है, आंखों की जो स्थिति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए, डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे कि आप जब मेज़र कर रहे हैं पेंसिल को तो आपकी आंखों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, टिप के, पेंसिल के टिप के डायरेक्टली अबव होनी चाहिए, पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर जो है वो होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है बुक में कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं वो इसकी कैसी स्केल यूज़ करते हैं, उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं। यूज स्केल विद रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फील बाय टचिंग दैम। ठीक है, ये
देखिए इसके बाद एनसीईआरटी में एक पॉइंट ये बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इफ़ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या उसका शून्यांक स्पष्ट नहीं है, तब भी उसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। अगर असर्शन अभिकथन की फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाए तो याद रखेंगे ये अभिकथन सही होगा। ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे सपोज जो हमारी स्केल है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2, इस तरह से हम पूरे 15 सेंटीमीटर की नॉर्मल जो है हमारी स्केल देखने को मिलती है। अब उन्होंने ये कहा कि ये 0 से ना स्टार्ट होकर ये 1 से स्टार्ट है, मतलब इसकी जीरोइंग नहीं है या ये टूटी हुई है, 1 से स्टार्ट है। और 1 से कहाँ तक है, एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में 10.4 सेंटीमीटर तक है। तो क्या इसकी लेंथ 10.4 सेंटीमीटर होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 0 से 1 वाला जो स्केल है वो टूटी हुई है। तो इतना जब हिस्सा टूटा हुआ है तो इसमें से हम इतना हिस्सा हटाएंगे तभी तो हमें एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी। तो हमारी एग्जैक्ट लेंथ कितनी हो गई? 9.4 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से ये बताया गया है, भले ही चाहे स्केल टूटी हुई हो तब भी आप उसको मेजरमेंट मापन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जितना हिस्सा टूटा हुआ है उसको उसमें से बाहर कर देंगे। 1 सेंटीमीटर से वो शुरू हुई और 10.4 सेंटीमीटर तक गई, तो 0 से 1 सेंटीमीटर वाला हिस्सा स्केल का नहीं है, और जब नहीं है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो पूरे एग्जैक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी? 9.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मतलब इस तरह से भी स्केल का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो हम ये लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर है मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका यूनिट है, ये आपका मात्रक है। ये मात्रक कैसा होना चाहिए? यहाँ पर बताया है कि जो लेंथ के सिंबल है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस फॉर्म में होते हैं, और ये हमेशा लोअर केस में लिखे रहते हैं। मतलब जो ये होते हैं इनमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होता, और इनमें कभी एस नहीं आता। ऐसे नहीं बोल सकते हम CMS, या इनके आगे हम प्लूरल वर्ड है वो यूज़ नहीं होता। और वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जब भी आप लिख रहे हैं 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है सेंटीमीटर को उससे चिपका दिया, आपको क्या करना है? ऑलवेज लीव अ स्पेस। जब 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा स्पेस हमेशा रखना है यूनिट और नंबर लिखते वक्त। तो ये कुछ सावधानियाँ जो हैं वो बताई गई हैं एनसीईआरटी में। मुझे लगता है क्लियर हुई होंगी, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है कि लेंथ ऑफ कर्व लाइन, जो कर्व लाइन है उसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे डायग्राम में दिख रहा है, आप इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से रस्सी से इसको माप लिया, और बाद में हम इस रस्सी को सीधा करके जो है स्केल में देख लेंगे, और ये कितना बैठेगा उसी हिसाब से हमारी मेजरमेंट हो जाएगी। इन केस ऑफ द कर्व लाइन, ठीक है, वक्र रेखा की स्थिति में क्या करते हैं हम? मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग अ थ्रेड। जैसे एक डायग्राम में आपको दिख रहा है, लचीले मापन के लिए हम धागे का उपयोग कर उसका मापन कर सकते हैं। इसके बाद धागे को हम सीधा जो है वो कर लेंगे, और मीटर पैमाने पर उपयोग कर उसकी लंबाई को जो है वहाँ पर हम उसको मेजर कर लेंगे। द थ्रेड कैन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर यूजिंग द मीटर स्केल। तो लचीले के लिए हमने क्या करा? थ्रेड का यूज़ करा। पहले थ्रेड से हमने उसकी जो लेंथ है वो पता कर ली, जिस तरह से वो फ्लेक्सिबल है, और बाद में उसको सीधा कर लिया, और सीधा करने के बाद हमने उसकी मीटर स्केल में जो लेंथ है वो वहाँ पर उसकी मेजर कर ली। इस तरह का पॉइंट जो है एनसीईआरटी में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक और एनसीईआरटी में बताया गया है न्यू बुक में, वो बताया गया है आपका संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है। एग्जाम्पल से बताया गया है कि कुछ बच्चे हैं, उनका स्कूल के रास्ते में उनके घर पड़ते हैं। तो अब हर बच्चे से मैम ने पूछा कि बताइए आपका स्कूल आपसे कितनी दूर है। तो एक बच्चे ने कहा मुझसे बहुत दूर है, एक ने कहा मुझसे थोड़ा सा दूर है, एक ने कहा थोड़ा और कम दूर है। तो उससे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो मैं वहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि हम एक चीज़ को फिक्स मान लेते हैं। वहाँ पर अगर हम स्कूल को फिक्स मान लें तो हम उससे फिक्स दायरा जो है वहाँ से डिसाइड करके बताएंगे कि वो कितनी दूरी है, भले ही चाहे किसी का घर भी किधर जो है वो वहाँ पर पड़े। तो रेफरेंस बिंदु वहाँ पर होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है ये हम समझते हैं। व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। यदि किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत बिंदु या वस्तु के सापेक्ष किया जाता है तो उस बिंदु को हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। जैसे सपोज ये दिल्ली है और कोई रीना नाम की लड़की है, वो अभी 70 किलोमीटर दूर है। तो देखिए ये क्या है, ये तो वो है कि धीरे धीरे वो कार उसकी पास आती जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिल्ली है वो एक एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट मान लिया, और उससे मैं जो है अब उसकी दूरी को बता रही हूँ कि पहले वो 70 किलोमीटर दूर थी, फिर 60, फिर 50। तो इस तरह से एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं और वहाँ से हम दूरी जो है वो बताते हैं। और यही जो फिक्स पॉइंट, फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट जो है वो बोलते हैं। इस तरह की बात एनसीईआरटी में बताई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताई हैं एनसीईआरटी में, मुझे लगता है क्लियर हुई होंगी। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है कि मोशन क्या है।
हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इन रेस्ट। देखिए अभी मैं बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन है, में मेरी गति है, तो उसको एनसीईआरटी में देखिए किस तरह से बताया गया है। सीधे सीधे इस तरह के पॉइंट जो है एनसीईआरटी में दिए हैं, वहीं से मैंने उठाए हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट देन इट इज सेड टू बी आपका रेस्ट में कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी को समझते हैं, ये हमारा दिल्ली रेफरेंस पॉइंट है, इसके संदर्भ में अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब मैं रेस्ट में हूँ, इसके संदर्भ में अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तब मैं क्या हूँ, तब मैं मोशन में हूँ, गति में हूँ। यदि कोई वस्तु गति में तभी कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। समय के साथ, याद रखिए समय के साथ अगर रेफरेंस बिंदु के प्रति मेरी जो है पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे पहले मैं यहाँ खड़ी थी, फिर मैं यहाँ आ गई, फिर मैं यहाँ आ गई, तो रेफरेंस बिंदु से समय के साथ मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो वही जब रेफरेंस बिंदु से समय के साथ पोजीशन आपकी स्थिति चेंज होती है, बदलाव उसमें आता है, तो वही आपकी क्या होती है, गति होती है। और समय के साथ आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप किस पोजीशन में हैं, आप रेस्ट पोजीशन में वहाँ पर होंगे, विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में आप वहाँ होंगे। एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी बात देखिए इस बॉक्स के अंदर बताई गई है कि दीपा है जो बस के अंदर बैठी है। अब वो बस के अंदर जब बैठी है, शी नोटिस, उसने सारे पैसेंजरों को नोट करा और नोट करने के बाद ये क्या करती है, आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट, मतलब सब लोग अपनी सीट ले रहे हैं। शी वंडर्ड आर दे मूविंग, शी कॉन्क्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, मतलब जो पैसेंजर हैं टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे, जैसे वो यहाँ इस सीट पे बैठे हैं, वो यहाँ बैठे, वो वहीं बैठे हुए हैं, तो वो रेस्ट में है। लेकिन देयरफॉर उससे वहाँ से उसने कॉन्क्लूड कर लिया कि वो क्या है, वो रेस्ट अवस्था में है। बट व्हेन शी लुक आउटसाइड देन felt that they were in motion as their position were changing with respect to the thing outside। अगर कोई आउटसाइड पेड़ है उसे मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो बस तो आगे चल रही है ना, और बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर वो बाहर देखती है तो बाहर देखने में अगर वो बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को, आउटर पॉइंट को अगर कोई रेफरेंस पॉइंट मानती है तो उससे तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो उससे तो वो ये कहेगी कि वो सब क्या है, वो मूविंग कर रहे हैं। लेकिन वो बस के अंदर ही किसी पॉइंट को अगर रेफरेंस पॉइंट मानती है तो उससे वो ये देखेगी कि वो ऑब्जेक्ट, वो जो लोग क्या हैं, वो आपकी विराम अवस्था में है। तो यही चीज़ यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जो संदर्भ बिंदु होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गति कर रहा है या मोशन कर रहा है। साफ साफ लिखा है, इफ़ दीपा कंसिडर हर सेल्फ और द बस एज अ रेफरेंस पॉइंट, अगर दीपा खुद को रेफरेंस पॉइंट मानती है या बस को रेफरेंस पॉइंट मानती है तो उस केस में जो पैसेंजर हैं वो रेस्ट अवस्था में, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो कोई ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस है, लाइक से बिल्डिंग है, उसको रेफरेंस पॉइंट मानती है, उसको संदर्भ बिंदु मानती है, तो उस केस में जो पैसेंजर हैं वो कैसे हैं, वो मोशन में होंगे। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये हिंदी में भी लिखा है जो एनसीईआरटी में दिया है कि रेफरेंस बिंदु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर समय के साथ आपकी रेफरेंस बिंदु से पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कैसे हैं, आप गति में हैं, आप मोशन में हैं। और समय के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है रेफरेंस बिंदु से तो आप कैसी अवस्था में हैं, तो आप जो है विराम अवस्था में हैं। तो ये सारी बातें जो है एनसीईआरटी में मोशन को लेकर हुई हैं। देखिए साइंस पेपर 2 के लिए आपको नोट्स चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन विद आंसर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर, जो 2011 से 19 के साइंस के क्वेश्चन थे उनके आंसर, और जो अब ये न्यू क्वेश्चन, न्यू जो सीरीज़ चल रही है, जैसे ये न्यू टॉपिक्स हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी के, वो जब सारे हो जाएंगे तो वो उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं सब आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7906761759, इस पर आप मैसेज करेंगे तो वहीं पर आप पेमेंट करने के बाद आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में मेजरमेंट ऑफ लेंथ तो बता दिया, पूरा लेंथ को लेकर ये सब जो डिस्कशन है वो एनसीईआरटी की बुक में दिया है। उसके बाद बात जिक्र हुआ है टाइप ऑफ मोशन की, कि गति जो है वो कितने प्रकार की होती है। जो एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है सबसे पहले वो हुआ है लीनियर मोशन का, सरल रेखीय गति, या रेक्टिलिनियर मोशन भी हम इसे कहेंगे। सरल रेखीय गति होती है जब सरल रेखा में कोई ऑब्जेक्ट गति करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट मोशन इज सेड टू बी लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति जो है मेज को सीधा खिसका रहा है, या एक कार सड़क पर सीधी सीधी चल रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहा है सीधा, यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं डायग्राम में, यहाँ पे जैसे सेब जो है पेड़ से सीधा नीचे गिर रहा है, या मार्च पास में बच्चे सीधे जा रहे हैं, तो इन सब का मोशन कैसा है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। याद रखेंगे डायग्राम में जो दिए वो ध्यान रखना है। एक बच्चा मेज को खिसका रहा है, या एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर से नीचे गिरा रहा है, या सेब जो है पेड़ से नीचे सीधा गिर रहा है। आपसे पूछ लिया जाए बताइए कैसा मोशन है पेड़ में, जो सेब गिर रहा है उसमें ऊपर से नीचे, तो उन सब में आपका ये सरल रेखीय गति होता है, लीनियर मोशन होता है। बच्चे मार्च पास कर रहे हैं सीधा सीधा, तो इन सब में भी कौन सा मोशन होता है, कौन सी गति होती है, जब वो सीधी लाइन में जा रहे होते हैं, वो आपका सरल रेखा में जा रहे होते हैं, तो वो आपका सरल रेखीय गति जो है वो कहलाता है। उसके बाद देखिए जो बताया गया है वो दूसरी गति बताई गई है सर्कुलर मोशन। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ये वृत्तीय गति जो है वो आपकी बाद में बताई गई है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट देखिए इस तरह से सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन में होता है। यहाँ पर 2 डायग्राम दिए हैं जो एनसीईआरटी की बुक में, तो इसमें ये दोनों सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए सर्कुलर मोशन में ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से, चाहे ये यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमेशा सेम रहता है सर्कुलर मोशन के केस में। ये आपको बात याद रखनी होगी, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए एक लड़की धागे में जो है आपका पत्थर बांध के उसे घुमाती है, तो बताइए किस तरह का मोशन है, किस तरह की गति है, तो वहाँ पर आप वृत्तीय गति बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, जब सर्कुलर मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट से वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा समान रहता है। उसके बाद अगला मोशन बताया गया है ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, आपकी दोलन गति होती है। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वो आपकी दोलन गति कहलाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे जा रहा है बार बार उसी फिक्स पोजीशन के, तो वो आपका टू एंड फ्रो, आगे पीछे इस तरह से जा रहा है, तो वो आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर ये बच्चा दिखा रखा है, झूले में झूल रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से वो पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। पेंडुलम में भी ऐसे होता है, आगे पीछे इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए दिखा है धागा है, इसको बांध दिया है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। इस तरह से जो मोशन होंगे वो आपके कैसे मोशन होते हैं, वो दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। यहाँ पर देखिए टेबल का भी एक एग्जाम्पल बताया है कि टेबल में देखिए क्या करा, 3 बुक रखी है, उसके नीचे की स्केल रख दी है, तो स्केल को अब क्या करा यहाँ पे नीचे, जब स्केल को आप ऐसे प्रेस करेंगे और उसे छोड़ेंगे तो वो सीधे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा होगा वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो ये वाला ऊपर नीचे जाने वाला टू एंड फ्रो जब जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा मोशन होता है, वो आपका दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसके बाद यहाँ पर जिक्र हुआ है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल बाद कोई वस्तु उसी का चक्कर बार बार काटे जा रही है तो वो आपका पीरियोडिक मोशन हो जाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इस पाथ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर 10 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, फिर हर 10 सेकंड में पीछे आ रहा है, फिर से 10 सेकंड में आगे पीछे जा रहा है। फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट बार बार अपने पथ को, अपने रास्ते को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो मोशन, वो गति कौन सी होती है, वो आपकी पीरियोडिक होती है। और सर्कुलर और ऑसिलेटरी में ये पीरियोडिक मोशन देखने को आपको मिल सकता है। जैसे ये झूला है, अगर एक फिक्स पॉइंट से बांध दिया जाए तो वो हो सकता है एक टाइम पे, सेम टाइम पे आगे जा रहा है, फिर सेम टाइम पे पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो एक निश्चित समय अगर कोई वस्तु आगे पीछे जा रही होती है वो क्या कर रही होती है, पीरियोडिक मोशन वहाँ पर कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल याद रखने होंगे आपको, पेंडुलम जो है वो आपका ऑसिलेटरी मोशन तो वहाँ पर दिखाता ही है, लेकिन पेंडुलम में आपका पीरियोडिक मोशन भी हो रहा है आगे पीछे जो है उसमें। द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो स्विंग मशीन होती है उसकी जो निडल बार बार ऊपर नीचे होती है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार ऊपर नीचे होती है। तो जब कोई चीज़ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, जैसे पृथ्वी है वो फिक्स इंटरवल में अपना चक्कर काट रही है सन का, तो वो सर्कुलर मोशन तो कर ही रही है सन का, साथ में क्या कर रही है, वो पीरियोडिक मोशन भी कर रही है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो बार बार सन का जो है वो चक्कर लगाई जा रही है। देखिए सर्कुलर
और रोटेटरी मोशन में यही फ़र्क होता है। सर्कुलर मोशन में आप आउटसाइड किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हो, जबकि रोटेटरी मोशन में आप अपनी ही बॉडी के अंदर कहीं घूम रहे होते हो। जैसे जो अर्थ है, जब वो सन का चक्कर लगा रही है तो वो सर्कुलर है, तो वो वृत्तीय गति है, लेकिन जब वो अपने ही अक्ष पर घूम रही है, अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, तो उस केस में वो कैसी गति होती है, वो रोटेटरी गति होती है। तो जब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार कोई चीज़ हो रही होती है तो वहाँ पर वो पीरियोडिक मोशन में जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर यहीं पर जो है एनसीईआरटी में इतनी ही बातें बताई गई हैं। ये 2 पॉइंट्स मैंने वो लिख दिए हैं जो पिछली बार एनसीईआरटी के पुरानी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं सर्कुलर और पीरियोडिक के, वो भी आप याद रखिएगा। The motion of the point mark on the blade of an electric fan और द हैंड ऑफ अ क्लॉक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आते हैं, वृत्तीय गति जो सर्कुलर मोशन है उसी में आते हैं। मोशन ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, जो इलेक्ट्रिक फैन है देखिए उसके जो ब्लेड हैं उनका जो मोशन है वो कैसा होता है, वो भी आपका सर्कुलर मोशन में ही आता है, क्योंकि ये ब्लेड जो है आप यहाँ आए या यहाँ आ जाए या फिर उसके बाद यहाँ आ जाए, इनका जो डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये कैसा मोशन होगा, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन ही होगा। या फिर जो हैंड होता है क्लॉक का, वो भी कैसा मोशन करता है, वो भी सर्कुलर मोशन ही वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है, कोई ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे बार बार जा रहा है एक निश्चित समय में। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, स्विंग में बच्चा जो है आगे पीछे हो रहा है, मतलब निश्चित समय में निश्चित दूरी अगर कवर कर रहा है सेम तो वो आपके पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी में दिए थे, बहुत ही बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं क्लास 6 की जो अब आई है। उसके अलावा एक ये देखिए मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दिया है, हो सकता है बन जाए। जैसे आपसे पूछ लेगा दिल्ली से लखनऊ की दूरी को आप किस में मेज़र करेंगे, वो बड़ी चीज़ है तो उसको हम किलोमीटर में मेज़र करेंगे। सिक्के, उसके बाद देखिए विद्यालय के मैदान की लंबाई, वो उसके बाद थोड़ा और हो जाएगा तो उसे हम मीटर में माप लेंगे। उसके बाद देखिए जो सिक्के की मोटाई है या फिर इरेजर की लंबाई, इरेजर की लंबाई को तो हम सेंटीमीटर में ले लेंगे, लेकिन जो सिक्के की मोटाई वो बहुत छोटा होगा तो उसे हम किस में ले लेंगे, उसे हम मिलीमीटर में ले लेंगे। तो इस तरह से आप मैचिंग में जो अगर क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पर आप आंसर कर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि बड़ी चीज़ है तो आप उसको किससे मेज़र करेंगे, अगर छोटी चीज़ है तो उसको आप किस में मेज़र करेंगे। जो छोटी चीज़ है तो उसको मिलीमीटर में ले लेंगे और जो बड़ी है उसको हम किलोमीटर में ले लेंगे। तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं और मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी पीडीएफ आपको जब ये सारे जो और भी नए टॉपिक हैं जब सारे मैं करा दूंगी आपको, तो उनकी समराइज पूरी कंप्लीट पीडीएफ जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं उनको मिल जाएगी। तो परेशान ना हो, बच्चे कह रहे थे। इसके बाद वाली क्लास में हम जो अब तक मोशन और टाइम जो आगे फर्दर क्लास 7th 8th की बुक है उनसे भी जो मोशन और टाइम उसमें आगे इसका और एक्सपेंडेड वर्जन दे रखा है, उन सब से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हम देखेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर पेपर में हमेशा आया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है इस बार इनमें से कोई पॉइंट से क्वेश्चन बन जाए, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।